गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज की इस पिता पहचान क्लासेस में मैं आपके शेड्यूल के अनुसार लेके आई हूँ आरोह भाग 1 क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी काव्य खंड में। ठीक है, यहाँ पर मैं काव्य खंड लिखना भूल गई, आपका यहाँ की काव्य खंड का है, आप लोग नोट कर लें। काव्य खंड में पाठ 6 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, एक महत्वपूर्ण कविता है और जो कहाँ से संकलित है, धरती कविता संग्रह से। किनके कविता संकलन से? त्रिलोचन शास्त्री जी के, यानी इनके कवि कौन है? त्रिलोचन शास्त्री जी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, कविता परिचय और उसकी व्याख्या और अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए अब हम चलते हैं त्रिलोचन शास्त्री जी के परिचय की तरफ। त्रिलोचन शास्त्री जी जो हमारे प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि। ठीक है, जिसमें नए नए प्रयोग हुए। आप इस कविता के माध्यम से भी देखिएगा कि उन्होंने इसमें बहुत सारे ऐसे संकेत दिए हैं। वे आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक थे। तो प्रगतिशील धारा जब आई तो उनमें त्रयी के रूप में 3 जो कवि और रचनाकार थे उनके नाम से त्रयी स्तंभ बने, अलग अलग बने। ठीक है, तो इनमें त्रयी में किनका किनका नाम आता है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल एवं त्रिलोचन शास्त्री जी का। जो तीनों जो रचनाकार हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने प्रगतिवादी धारा को एक नया मोड़ दिया। ठीक है, इनका मूल नाम वासुदेव सिंह जी था। इन्होंने त्रिलोचन नाम से क्या कहते हैं कविता का संकलन और रचनाएं की है, ये आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 गांव चिरानीपट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम जगदेव सिंह जी था और माता का नाम अप्राप्त है, जानकारी नहीं है। इनका जो पेशा था साहित्यकार, कवि और संपादक, तीनों रूपों में था। एक प्रमुख रचनाकार थे ये, और इनकी विधाएं जो थी लिखने की वह कविता, कहानी और लेख थे मुख्य रूप से। इन्होंने जो कवि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया उनमें से प्रभाकर, वानर, हंस, आज जैसी पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। ठीक है, वर्ष 1995 से 2001 तक ये जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, जिसके माध्यम से उन्होंने जो भारतीय संस्कृति है उसे जन जन तक पहुंचाया। इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 इनकी जो रचना थी ताप के ताए हुए दिन के लिए प्राप्त हुई, और क्या कहते हैं इन्हें सलाहकार सम्मान 1979, महात्मा गांधी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ, और इनका निधन 9 दिसंबर 2007 को हुआ। तो ये इनका परिचय था, और इनकी कुछ रचनाएं मैं लिखना भूल गई हूँ, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए। त्रिलोचन शास्त्री जी की प्रमुख रचनाएं थी धरती 1945, जो उनका पहला काव्य संग्रह था। इसे पहला काव्य संग्रह के रूप में याद रखिएगा, पहला। ठीक है, गुलाब और बुलबुल 1956, ताप के ताए हुए दिन 1980, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उस जनपद का कवि हूँ, ये सब क्या है? उनके काव्य संग्रह हैं। और एक प्रमुख रचना में मुक्ति बोध की कविताएं, जिनका उन्होंने संपादन किया, ये संपादित थे। और देश का उनका एक कहानी संग्रह है, जिसमें महत्वपूर्ण कहानियां हैं प्रगतिवाद से संबंधित, यथार्थ से संबंधित, जो समकालीन समस्याएं थी उससे संबंधित। और प्रमुखता से दैनंदिनी रोजनामचा जो उनकी डायरी लेखन था, यह भी हिंदी साहित्य की गद्य विधा की एक नवीन विधा थी, जिसकी भी रचना उन्होंने की। तो यादी इन सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, तो अब चलिए हम चले फिर जो कविता आई है इनकी
चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, इसके माध्यम से वह क्या संदेश या क्या संकेत हमें दे रहे हैं, तो चलिए कविता के माध्यम से जानते हैं। आइए बच्चों, अब कविता की पंक्ति के माध्यम से हम देखें कि हमारे त्रिलोचन जी इस कविता के माध्यम से कौन सा संदेश या कौन सा संकेत हमें दे रहे हैं। चलिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो शीर्षक को सुनकर पढ़कर आपको लग रहा होगा इसमें किसी चंपा की कहानी है, नहीं, और कोई बात है जो वो नहीं पहचानती है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो चंपा प्रसंग आया है उसमें एक लड़की को उन्होंने क्या बनाया है, एक उदाहरण स्वरूप बनाया है। लेकिन इस कविता के माध्यम से एक बहुत ही प्रमुख संदेश कवि त्रिलोचन जी हमें दे रहे हैं। यह कविता पलायन के जो लोक अनुभवों की मार्मिकता है उसे अभिव्यक्त करती है। ये कौन सा पलायन? गाँवों में आज स्थिति, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आज की स्थिति में, आज के समय में भी उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें गांव में अपने घर में उन्हें क्या कहते हैं मजदूरी नहीं मिल रही है, पेट भरने के साधन उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी काम नहीं मिल रहा है। तो इस काम के लिए, पेट भरने के लिए गरीबी, अशिक्षा चारों तरफ व्याप्त है उनका जो भी मुख्य साधन है, यानी मुख्य काम जो है किसी तरह जुगाड़ करके भोजन करना। नहीं तो भोजन भी अगर नसीब ना हो तो पेट तो नहीं मानता। तो भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन की सुविधा जुटाने के लिए वह बाहर काम पे जाते हैं। बाहर भी काम पे क्या काम करते हैं, वो पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो वहाँ भी उन्हें मजदूरी करना पड़ता है और कठिन काम करना पड़ता है और किसी भी तरह उन्हें गुजारा करना पड़ता है वहाँ पर भी। और पेट भरने का जो उनका परिवार है या खुद का जो उनका है, उनका पेट भरने के लिए वह अपना साधन जुटाते हैं। तो गांव से ये जो बिछड़ जाने का दुख है, उसी पलायन की बात इस कविता के माध्यम से की जा रही है। यही संकेत हमारे कवि इसमें दे रहे हैं। और साथ ही साथ गांवों में आज भी जो अशिक्षा की जो दुर्दशा है, नहीं, आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां शिक्षा की किरण, शिक्षा की ज्योति नहीं पहुंची है। हम कितने भी वादे कर ले, कितने भी बड़े बड़े बात कर ले, हर घर शिक्षा, नहीं, सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन ये बातें आज भी बहुत सारे सुदूर गांवों में नहीं पहुंची है। खासकर जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है वहाँ आज भी क्या कहते हैं, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थिति इतनी गंभीर है कि वहाँ पढ़ाई का क्या महत्व होता है, आज भी पूर्वी प्रदेशों में पढ़ाई क्या चीज़ होती है ये पता ही नहीं है। खासकर स्त्रियों को और बालिकाओं को यह पता ही नहीं होता है कि पढ़ाई होती क्या है, उसका क्या महत्व है। नहीं, उनके जीवन में बस यही एक भूमिका अदा करती है, एक ही बात भूमिका अदा करती है कि क्या कहते हैं, जो दैनिक दिनचर्या का जो भोजन, वस्त्र और आवास है उसे जुटाना, उसकी आपूर्ति करना, उसके लिए चाहे जैसे भी खटना पड़े, काम करना पड़े, काम करना, और फिर उसका पूरा दिन उसी में ख़त्म हो जाता है। शिक्षा के बारे में वो कहाँ से सोच पाएंगे। तो ये जो शिक्षा की दुर्गति है उसके बारे में वो इशारा कर रहे हैं। और यह कविता शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करती है। अंतर विरोध मतलब एक तरफ एक वर्ग क्या कहते हैं, पढ़ाई के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ रहा है, और आज भी एक वर्ग क्या है, इससे पूरी तरह से वंचित है, वो उसके महत्व को भी नहीं समझ पाता है। तो उसको उजागर करती यह कविता दारुण यथार्थ से हमारा परिचय कराती है, बहुत दुखदाई स्थिति से हमारा परिचय कराती है, और मजबूरियों के चलते जो घर टूट रहे हैं और लोग पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं, उसका भी वर्णन इस कविता के माध्यम से, ये जो चंपा है उसके माध्यम से कवि बता रहे हैं। काव्य में नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो शोषक व्यवस्था किसे बताया गया है, ये जो व्यवस्था है हमारे समाज में
कि क्या उसके अपने गाँवों में, अपने घर प्रदेश में उसे जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी भी आपूर्ति नहीं होना, नहीं। और इसकी व्यवस्था के लिए मतलब भोजन जैसे मूलभूत व्यवस्था के लिए उसे घर छोड़ना पड़ता है। उसी का दुख ये जो शोषक व्यवस्था है वही व्यवस्था, यानी क्या हुई, शोषक व्यवस्था ही हुई ना, कि उसे अपने मतलब पेट भरने के लिए उसे अपना घर तक छोड़ना पड़ता है और उसे दूसरे शहर में पलायन करना पड़ता है, और वहाँ भी उसकी स्थिति बहुत ही दर्दनाक और मार्मिक होती है। तो वही दिखाया गया है, जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। चंपा के माध्यम से कभी एक अनजान खतरा जिससे वह डरती है, इसमें वर्णन किया गया है। और इसी क्रम में चलिए अब देखिए कविता की पंक्तियों के माध्यम से कैसे इस तरफ हमारा इशारा कवि कर रहे हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे यह सब स्वर निकला करते हैं। एक चंपा एक बच्ची है जो कवि के पास आती है, और जब कवि स्वर बोलकर किसी का पाठ करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो वह बड़े अचरज से, हाँ, मैं जब कभी पढ़ते हैं तो वह खड़ी पहले चुपचाप सुनती है और उसे अचरज होता है, आश्चर्य होता है, ये जो काले काले चिन्ह हैं उससे स्वर कैसे निकल जाता है। तो यहाँ पर स्थिति इतनी गंभीर है, ये क्या कहते हैं, ये इस पंक्ति के माध्यम से लग रहा है कि एक प्रसंग की चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक गूढ़ रहस्य है। नहीं, यहाँ एक गूढ़ रहस्य से यहाँ कवि हमारा परिचय करा रहे हैं। उसे यह भी नहीं पता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि शब्दों का जो जोड़ा है, शब्दों का जो समूह है, वाक्य है, उसको पढ़ रहे हैं, नहीं, और वो कितना उनके लिए आवश्यक है या और कितना ज़रूरी चीज़ वो कर रहे हैं। तो उसे यह आश्चर्य होता है कि ये काले काले अक्षरों से स्वर कहाँ निकलता है, यानी उसे मतलब कि साधारण अर्थ में भी उसे यह पता नहीं है ये अक्षर क्या हैं, नहीं, ये अक्षर कैसे बनते हैं, कुछ भी उसे पता नहीं है। तो अशिक्षा का ऐसा रूप, जहाँ हम क्या कहते हैं घर घर तक शिक्षा की बात करते हैं, आज भी बहुत जगहों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। इसी के बारे में बता रहे हैं। अब आगे की पंक्तियों में वह चंपा के बारे में बता रहे हैं कि चंपा कौन है और चंपा मतलब किस स्वभाव की है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका चित्रण करते हुए आगे कवि लिख रहे हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, यानी सुंदर उसके पिता का नाम है। चंपा एक लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसें रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। यानी इस पंक्ति के बाद इस स्टेंजा में कवि बता रहे हैं कि कवि चंपा के पिता का नाम सुंदर है और सुंदर जाति से क्या है, ग्वाला है, गाय भैंसें रखता है, और चंपा का काम है उन गाय भैंसों को चराना। चौपाया मतलब इस चार पैरों के ये जानवर जो होते हैं, चौपाया मतलब चार पैरों वाले। तो ये चार पैर वाले जो गाय भैंसे उसके पिता रखते हैं, वह उसे गाँव के मैदानों में, खेतों में या जहाँ भी वह सुविधा उसे प्राप्त होती है वहाँ उसे चराने जाती है, क्योंकि घर में भी उसकी ऐसी सुविधा नहीं है कि उसे चारा मिल सके। तो उसके पेट भरने के लिए वह गायों को, भैंसों को चराने जाती है। आगे की पंक्ति में भी उसके व्यक्तित्व का वर्णन है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा के बारे में बताया जा रहा है कि वह कैसी है, अच्छी है, यानी कि देखने में अच्छी है, चंचल है और नटखट है, और कभी कभी वह उद्यम करती है, यानी शरारत करती है। किनके साथ, कवि के साथ। कभी उनकी कलम चुरा लेती है, कभी उनके कागज़ चुरा लेती है, जिससे कवि परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कवि का जीवन ही कागज़ और कलम है। लेकिन ये क्या कहते हैं, चंपा उस महत्व को नहीं जानती है, वह शरारतवश ऐसा काम
कर देती है। नहीं, कभी उनके कलम को चुरा लेती है। शरारत में देखें कि उन्हें कैसे ढूंढते हैं वो, कभी कागज़ ही गायब कर देती है। और क्या कहते हैं, जिस चीज़ से कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए वह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उनके लिए, लेकिन चंपा को इससे कोई वास्ता नहीं है। इसके तरफ कभी इशारा कर रहे हैं। आगे की पंक्तियाँ, चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। इस पंक्ति में भी बहुत ही गंभीर बात छिपी हुई है। चंपा उनसे कहती है, ये तुम दिन भर क्या कागज़ पे गोदा करते हो? यानी उसके लिए वो जो कवि लिखते हैं, उसके लिए एक ऐसे ही मनोरंजन का साधन है। कागज़ गोदना बेकार का काम है, क्योंकि उसे उसका महत्व नहीं पता है। यहाँ पर उस बच्ची का कोई दोष नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं पहुँच पाई, इसलिए उसकी ऐसी स्थिति है। इसीलिए कुछ लिखने को वह क्या कहती है, बेकार का काम कहती है कि तुम कागज़ को दिन भर कागज़ को गोदते रहते हो, यानी गंदा करते रहते हो। कागज़ को गोदना मतलब झूठ मूठ का उसे गंदा करते रहना। ठीक है, तो यह क्या अच्छा काम है जो ऐसा तुम करते हो, कागज़ को गोदते रहते हो, गंदा करते रहते हो? यह क्या काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। और क्या कहते हैं, उसे सुनकर हंसी आती है, लेकिन उसी हंसी में कवि के अंदर बहुत बड़ा दर्द है। और क्या कहते हैं, जब चंपा चुप हो जाती है उनकी हंसी को सुनकर, तब कवि को एहसास होता है कि अरे यह क्या, उन्हें बहुत दर्द आता है कि आज भी क्या कहते हैं, लड़कियों की स्थिति ऐसी है, शिक्षा की मामूली किरण भी उस तक नहीं पहुंची, उसे यह पता ही नहीं है कि वह क्या कर रहे हैं। आगे की पंक्तियाँ, उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। आगे की पंक्तियों में वह एक प्रसंग बताते हुए कह रहे हैं कि उस दिन चंपा उनके पास आई तो उनसे कवि ने कहा कि चंपा थोड़ा पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो, मैं पढ़ता हूँ, यह मेरे बहुत काम के लिए चीज़ है, इसी से मुझे सब कुछ होता है कहने का ये संकेत है। तुम भी पढ़ लो, कभी ना कभी किसी ना किसी से वक्त तुम्हारे यह काम आएगा ही भविष्य में, पढ़ लो। गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे। यहाँ पर महात्मा गांधी की चर्चा करते हुए, उनका उदाहरण देते हुए वह चंपा से कहते हैं कि उनकी इच्छा थी कि सब लोग पढ़े, सब लोग आगे बढ़े, सब कोई पढ़ना सीखे, भारत में भारतवासी सब लोग पढ़ना सीखे, कोई शिक्षा से क्या कहते विमुख ना हो। तो इस बात से चंपा हतप्रभ हो जाती है। नहीं, आगे की पंक्तियों में देखिए, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। आगे की पंक्तियों में चंपा द्वारा मैं तो नहीं पढ़ूंगी कहने का उसका दृढ़ निश्चय है कि मुझे नहीं पढ़ना है। और ऐसा क्यों है, वह क्यों ऐसा कहती है, यहाँ पर यह संकेत है उसके मन में यह डर बैठा हुआ है कि जो भी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इस कविता में उसी का विशेष रूप से ये दर्शन कराया गया है कि जो पलायन का दर्द है, पूरे ग्रामीण वासियों में यह दर्द बैठा हुआ है, जिससे में चंपा भी एक है। चंपा को यह डर है, उसके मन में ये क्या कहते हैं बैठा हुआ है, अगर पढ़ना लिखना पड़ेगा तो मुझे भी अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं अशिक्षा के अभाव में वह यह सोचती है कि पढ़ने लिखने के कारण ही लोगों को गांव छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके गांव में कुछ पढ़े लिखे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे तो उसे वो काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो उसके मन में यह बात बैठी हुई है और यह दर्द समाया हुआ है, एक तरह से डर समाया हुआ है कि मैं भी पढ़ूंगी लिखूंगी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। उसी क्रम में वो आगे कहती है कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, यानी कि वह गांधी बाबा अच्छे हैं किस रूप में जानती थी कि लोगों की वो भलाई करते हैं, सत्य पे चलते हैं, अहिंसा करते हैं, नहीं, लेकिन ये बात कौन सी हो गई, वो अच्छे आदमी हैं तो फिर पढ़ने लिखने की बात वो कैसे कहेंगे,
यानी क्योंकि पढ़ना लिखना अच्छी चीज़ उसके नज़र में नहीं है। पढ़ने लिखने से लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, अपना गांव छोड़ के कहीं और पलायन करना होता है। यह बात उसके मन में डर से बैठी हुई है, जिसे वह अच्छा नहीं मानती। इसी संदर्भ में वह यह बात कह जाती है कि गांधी बाबा तो अच्छे, तुम तो कहते थे अच्छे थे, तो फिर पढ़ने लिखने का बात वो क्यों करेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी, कुछ भी हो जाए उसका निश्चय दृढ़ है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि वास्तव में वो डर, वह दर्द से वह उबर नहीं पाती है, क्योंकि वह देखते आती है कि जो थोड़ा पढ़ा लिखा है उसे पलायन करके अपना घर गांव छोड़ना पड़ता है। शिक्षा की किरण उसके तक पहुंची ही नहीं है। आगे की पंक्तियाँ, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। उसके यह ऐसा कहने पर कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, उसे निर्देश देते हैं कवि कि क्या कहते हैं, तुम्हें पढ़ लिखना चंपा अच्छा है, पढ़ोगी तो कुछ अच्छा ही होगा। और उसी क्रम में मजाकवश उनसे कहते हैं, तुम ब्याह होगा तुम्हारा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बलम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि उसे एक गंभीर बात बताने की कोशिश कर रहे हैं और एक साधारण अर्थ में भी मतलब सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो भविष्य में इसके लिए अच्छा होगा। नहीं, कहीं किसी को संदेश देना हो, किसी को संदेश भेजना हो या किसी का संदेश पढ़ना हो तो वह खुद से वह यह काम कर सकती है। और कवि को पढ़ाई का महत्व पता है, वह जानते हैं कि उससे कितनी सुविधाएं होती है। इसी क्रम में वह उसे सलाह देते हैं, नहीं ऐसा करने से तुम्हारा ब्याह होगा, तुम ससुराल जाओगी तो तुम्हारे पति जब कलकत्ता चले जाएंगे तो कैसे तुम कैसे उनको संदेश दोगी, कैसे उनका पत्र पढ़ोगी। इस बात से क्या कहते हैं, वह चिढ़ जाती, एक तरह से वह चिढ़ जाती है और एक शंका, आने वाले भविष्य की जो शंका है उसके दिल में जगह बना लेती है कि यह क्या, ये कौन सी बात हो गई, क्या ऐसा भी होगा। उसी क्रम में इसी बात के जवाब में चंपा उनसे कहती है, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखो हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। यहाँ डायरेक्ट कटाक्ष करते हुए हाजिर जवाबी रूप में वह उसे जवाब देती है, कवि को जवाब देती है कि तुम कितने झूठे हो, हाँ देखो हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, यानी कि तुम पढ़े लिखे हो इसलिए इतने झूठे हो और मुझे यह बात कह रहे हो कि ब्याह कर तुम्हारा पति बाहर चला जाएगा। तो उसके मन में यह डर बैठा हुआ, ये शंका बैठ गई आने वाले भविष्य को लेकर कि ऐसा होगा, लेकिन वह उसे झूठ करार दे देती है कि यह झूठ बात है। मैं ब्याह नहीं करूँगी, मैं शादी करूँगी ही नहीं, और अगर शादी हो भी जाएगी मेरी किसी भी तरह तो मैं अपने बलम को साथ रखूँगी, यानी अपने पति को मैं साथ रखूँगी, उसे कलकत्ता नहीं जाने दूँगी, कलकत्ते पर वज्र गिरे। यानी आने वाले जो क्या उन्हें संकेत उसे प्राप्त हुआ इस बात से कि तुम्हारी शादी होगी, क्या कर तुम अपने ससुराल जाओगी, फिर तुम्हारा पति कुछ दिन साथ रह के कलकत्ता चला जाएगा, तुम उसे संदेश कैसे लिखोगी। तो यहाँ पर कवि का जो मनोभाव था वह सार्थक था, सकारात्मक रूप में था कि ऐसा जनरली होता है। क्या कहते हैं, इस जो ग्रामीण क्षेत्र के जो माहौल है उसमें ऐसा ही होता है कि लोग काम करने बाहर जाते हैं तो वह एक सलाह के रूप में उसे यह बात कहते हैं। लेकिन ये बात चंपा को चुभ जाती है क्योंकि वह बचपन से यही देखते आ रही है कि क्या कहते हैं, पढ़ लिख कर घर छोड़कर जाना पड़ता है। ये डर उसके मन में बैठा हुआ है और क्या कहते हैं, ये उसके लिए श्राप है, ये उन गांव वालों के लिए श्राप है कि गांव में उसे साधन प्राप्त नहीं होते, उसे काम नहीं मिलता है, तभी तो उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। और घर भोजन जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जद्दोजहद में पूरा गांव लगा रहता है। तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करे? शिक्षा, अगर उसे शिक्षा प्राप्त होती गांव के लोगों को, अगर वो शिक्षित होते तो शिक्षा के क्षेत्र में वह कुछ ना कुछ घर में ही, अपने गांव में ही, क्या छोटे स्तर पर ही लघु उद्योग, कुटीर उद्योग चला सकते थे।
नहीं, और क्या कहते हैं, एक अच्छी व्यवस्था बना सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य कि उनके गांव तक शिक्षा की जोत पहुंची ही नहीं पहुंची थी। और इस बात से एकदम चिढ़कर तपाक से वह कवि को जवाब देती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी और मेरा पति कलकत्ता नहीं जाएगा। कलकत्ता पे वज्र गिरे मतलब तहस नहस हो जाए। क्यों जाएगा मेरा पति? वह डर जाती है और इसी डर से वह यह बात कह जाती है कि मैं उसे अपने साथ रखूंगी, यानी गांव में ही रहकर हम एक साथ रहेंगे और उसे मैं पढ़ने लिखने नहीं दूंगी और मैं भी नहीं पढ़ूंगी लिखूंगी, दोनों साथ ही रहेंगे और हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि क्या कर अशिक्षा के अभाव में उसे यह बात पता है कि पढ़ने लिखने से गांव छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन पढ़ लिख कर एक हम सफल नागरिक बन सकते हैं। एक सुशिक्षित नागरिक बनकर हम गांव का ही मतलब रूप बदल सकते हैं, ऐसा उसके मन में ये बात उठ ही नहीं सकती थी, क्योंकि शिक्षा उसके पास थी ही नहीं। उसका क्या महत्व है वो उसके पास थी ही नहीं। इस तरफ कवि संकेत कर रहे हैं। तो ये साधारण सी कविता लेकिन बहुत ही गंभीर मुद्दे को, बहुत गंभीर विषय को अपने अंदर छुपाए हुए है कि आज भी जहाँ हम शिक्षा का कह रहे हैं कि स्तर बढ़ रहा है, प्रतिशत बढ़ रहा है, पूरे हर जगह जगह गांव-गांव शिक्षा की जोत जलाई जा रही है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे सुदूर गांव हैं, खासकर पूर्वी क्षेत्रों के गांव, जहां पर शिक्षा की जोत नहीं जली है। खासकर स्त्रियों की शिक्षा का तो वहाँ कोई रूप ही दिखाई नहीं पड़ता। स्थिति ऐसी है कि पढ़ाई क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, यानी कुछ भी उसे समझ में ही नहीं है कि क्या होती है। तो यह दुर्भाग्य है हमारी शिक्षा व्यवस्था का, और ये जो अंतर्द्वंद है इसे ख़त्म करना ही पड़ेगा। शिक्षा सबके लिए है, जो हमारे महात्मा गांधी का भी सपना था कि सब पढ़े सब बढ़े। यह तभी होगा जब पूर्वोत्तर के गांवों में भी हर गांव में शिक्षा की जोत जलाई जाएगी और गांव का पूरा रूपरेखा बदला जाए, मतलब पूरी रूपरेखा बदली जाएगी शिक्षा के माध्यम से। वह भी पढ़े, वह भी आगे बढ़े, उनके अंदर भी ये भावना जगे कि पढ़ाई क्या चीज़ है। नहीं तो पूरी कविता की व्याख्या हमने देखी, जो कि बहुत ही सुंदर रूप में हमारे सामने आई। तो चलिए अब क्या कहते हैं, अभ्यास के माध्यम से हम देखें कि कौन सी बात इसमें आई हुई है। अभ्यास के माध्यम से और कौन सा संकेत हमें इसमें प्राप्त हो रहा है उसकी तरफ हम देखें। चलिए अब अभ्यास के माध्यम से हम देखें। चंपा ने ऐसा क्यों कहा, कविता के साथ पहला नंबर, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। तो यहाँ पर हमने व्याख्या में देखा कि कविता के अंतिम स्टेंजा में यह बात आई है, कवि द्वारा यह कहने पर कि थोड़ा पढ़ लेना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम पढ़ोगी, तुम्हारा ब्याह होगा, तुम ससुराल जाओगी और कुछ दिन तुम्हारा पति साथ रहेगा, फिर वह कलकत्ता चला जाएगा। इस बात से वह सशंकित हो उठती है, क्योंकि उसके मन में यह बैठा हुआ है, यह डर, यह शंका बैठी हुई है कि पढ़ने लिखने से अपना घर छोड़कर पलायन करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। नहीं तो इसी में वह गुस्से से एकदम हाजिर जवाबी होकर वह जवाब देती है कि तुम झूठे हो। कवि से कहती है कि तुम झूठे हो, तुम पढ़ लिख कर ही इतने झूठे हो, तुम पढ़े लिखे इसीलिए तुम झूठे हो। और क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं नहीं पढ़ूंगी लिखूंगी, और मैं तो पहले ब्याह नहीं करूंगी, अगर ब्याह हो भी जाएगा तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी और कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर वज्र गिरे अर्थात कलकत्ता तहस नहस हो जाए, भारी विपत्ति आए उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर वह गुस्से से यह बात कह जाती है, इसीलिए इस संदर्भ में वह यह बात कह जाती है। दूसरा, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। तो यह बात भी हमने प्रसंग में देखी कि चंपा को इस बात पे इसलिए विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात कही होगी, क्योंकि वह गांधी बाबा के बारे में सिर्फ साधारण अर्थ में जानती थी कि गांधी बाबा एक अच्छे इंसान है, दूसरे की मदद करते हैं, परोपकारी हैं, और क्या कहते हैं वह क्या कहते हैं सत्य का साथ देते हैं, अहिंसा का साथ देते हैं। और इसके अलावा वह यह नहीं जानती थी कि वह पढ़ने लिखने की बात करते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना
उसके लिए एक संकट की तरह था, क्योंकि उसके मन में यह बैठा हुआ था कि पढ़ने लिखने से गांव छोड़कर जाना होता है, अपना घर छोड़कर जाना होता है। तो ये दर्द और ये डर के रूप में पूरे गांव वाले के मन में ये बात थी। नहीं, इसीलिए कवि के कहने पर कि गांधी बाबा भी ऐसा चाहते थे कि सब पढ़े सब बढ़े, उसे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये गलत बात गांधी जी कैसे कह सकते हैं, पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं। पढ़ने लिखने से तो घर छोड़ना पड़ता है, गांव छोड़ना पड़ता है। तो वो कवि तो कहते थे कि वो अच्छे इंसान है, फिर वो ये बात कैसे कह सकते हैं। इसीलिए गांधी बाबा की पढ़ने लिखने की बात पे उसे विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ऐसी बात वो कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना उसके नज़र में क्या था, गलत था। पढ़ने लिखने से घर छोड़ना पड़ता है, उसके मन में यह बैठा हुआ था। इसी संदर्भ में यह बात वह कहती है। तीसरा, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो हमने कविता के पंक्तियों के माध्यम से देखा कि पंक्तियों में वह क्या कहते हैं, चंपा की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि कवि ने चंपा के निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, चंपा, पहली विशेषता कि वह पढ़ी लिखी नहीं रहती है और उसे पढ़ाई का क्या महत्व है यह भी पता नहीं होता है। दूसरा, चंपा अच्छी है। तीसरा, वह चंचल है, नटखट है और वह शरारतें भी करती है। शरारत के क्रम में कविता में आई है यह बात कि वह कवि का कलम और कागज़ चुरा लेती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे कि वह एक क्या कहते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित लड़की थी। उसके पिता गाय भैंस रखते थे और वह उसे चराने का काम करती थी, यानी पिता का सहायता करती थी हर चीज़ में। और अंतिम की पंक्तियों में हमने क्या देखा कि उसकी एक और विशेषता थी कि वह एकदम स्पष्टवादी थी और प्रखर थी और हाजिर जवाबी भी थी। उसने उस कवि के ऐसा कहने पर कि कुछ पढ़ लो नहीं तो तुम पति को संदेश कैसे भेजोगे, इस बात पे वह तुरंत हाजिर जवाब में वो जवाब दे देती है कि तुम झूठे हो, तुम पढ़े लिखे हो, इसीलिए झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह ही नहीं करूँगी, अब ब्याह भी करूँगी तो पति को अपने साथ रखूँगी। यह बात उसके हाजिर जवाबी का एक नमूना है। तो ये सब विशेषताएँ चंपा में थी। चौथा, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पर बहुत सारे संदर्भ आ सकते हैं, सबके मन में अलग अलग तरह का जवाब हो सकता है और आपके मन में भी क्या बात हो रही है, वह क्यों ऐसा कह रही होगी, आप भी सोचिए। कविता के व्याख्या से हमें ऐसा एहसास हुआ कि या यही इसी तरफ संकेत भी कर रहे हैं कवि कि वह ऐसा इसलिए कहा उसने कि मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि पढ़ने से उसे घर छोड़ना पड़ेगा। बचपन से ही वह देखते आ रही है और इसने सुना भी है कि जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे उसे गाँवों में तो उसे क्या कहते हैं काम काज के लिए अपने गांव से दूर जाना पड़ा, क्योंकि गांव में उसके अनुसार काम प्राप्त नहीं होता था। तो जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए उसे घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। एक ये डर बैठा था और उसके मन में ये एकदम अंदर तक घर कर गया था कि अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। तो वह उसे घर से बहुत प्यार होता है, सभी को अपने घर से बहुत प्यार होता है, अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है, वह उससे ना छूट जाए। इसी डर से वह दृढ़ निश्चय करती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। ठीक है। अब कविता के आसपास, यदि चंपा पढ़ी लिखी हो, पहला, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती है। तो स्पष्ट बात है कि अगर चंपा पढ़ी लिखी होती तो पढ़ाई का महत्व समझती और पढ़ाई के प्रति आकर्षित होती। वह एक गरीब बच्ची थी, उसके पास पढ़ाई के साधन नहीं थे। अगर वह पढ़ी लिखी थोड़ी बहुत भी होती तो वह आग्रह करती कवि से, नहीं कि मुझे भी और थोड़ा पढ़ा दिया जाए ताकि मैं भविष्य में मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं उसका सदुपयोग कर सकूं। ऐसे बात करती, वह सही सभ्यता से बात करती, वह क्या पढ़ाई उसे शिक्षा से उसे सभ्यता मिलती, नहीं अनुशासन मिलता, तो वह कवि से अच्छे ढंग से बात करती। दूसरा,
इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है। तो ये हमने स्पष्ट रूप से देखा कि इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की एक तो गरीबी, लाचारी का वर्णन इस कविता में प्राप्त है कि गांव में क्या कहते हैं, अपने मूलभूत आवश्यकता के लिए उसे गांव छोड़कर बाहर कमाना पड़ता है। दूसरी एक और विडंबना है अशिक्षा, जो सबको प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर मतलब हल्की जोत भी नहीं जगी है। किरण क्या जगेगी, हल्की जोत भी वहाँ नहीं जगी है। शिक्षा क्या है वहाँ के औरतों को यह भी पता नहीं है, स्त्रियों को यह भी पता नहीं है। और चंपा के माध्यम से कवि दिखाते हैं कि वह लिखने को कागज़ को गोदने की बात कहती है, कागज़ को बर्बाद करने की बात कहती है। तो यह बहुत ही विडंबनात्मक स्थिति है। तीसरा, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना में लिखिए। तो आप ऐसा सोचिए, ऐसा मन में विचार करिए कि अगर हमें किसी को कुछ संदेश भेजना हो और जो बहुत आवश्यक हो और वह उसमें असमर्थ हो तो उसके अंदर कितनी वेदना होगी और कैसी विपत्ति की स्थिति हो जाएगी कि सिर्फ उसके चलते संदेश नहीं भेजने के कारण उसे ये क्या कहते हैं, उसका सारा काम बिगड़ सकता है। तो आप कल्पना करिए और ऐसी स्थिति का वर्णन खुद से करिए। मैंने आप पे छोड़ा। चौथा, त्रिलोचन जी पर NCERT द्वारा बनाई गई फिल्म देखिए। तो ये भी आपको जब मौका मिले NCERT द्वारा जो उन पे बनाई गई फीचर फिल्म है उसको ज़रूर देखिए। इससे त्रिलोचन जी के बारे में आपको और भी जानकारी प्राप्त होगी और उनका क्या लाइफस्टाइल था, क्या था और उसमें क्या विशेषता थी, यह भी आपको और अच्छे से पता चलेगी। तो ये आपका अभ्यास भी खत्म हुआ। तो आज के इस क्लास में हमने कविता की व्याख्या और परिचय और ये प्रश्न अभ्यास भी देखा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं एक नए अभ्यास के साथ हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।